Hey everyone, welcome to विज्ञान श्रोतालय एंड आई एम योर एजुकेटर शिवानी मैम। सो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि होने वाला है मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। सो बेसिकली एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। और आज हम बात करने वाले हैं इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में, जो कि एक शॉर्टकट व्यू में, एक शॉर्टकट ट्रिक के फॉर्म में मैं आपको आज जो है इस टॉपिक को लर्न कराने वाली हूँ। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरे लेक्चर वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको समझ में आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे की अगर मैं बात करती हूँ तो ये पाथवे, इसका जो अदर नेम है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मीडिएटेड प्रोग्राम सेल डेथ पाथवे। माइटोकॉन्ड्रिया मीडिएटेड प्रोग्राम सेल डेथ पाथवे, ये इसका सेकंड नेम है। ओके और ये जनरली ये पाथवे आपको देखने को मिल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एक अटैचमेंट करता हुआ। तो दैट्स वाई इस पाथवे को हम जनरली माइटोकॉन्ड्रियल मीडिएटेड प्रोग्राम सेल डेथ पाथवे कहते हैं। जैसा कि आपको एपोप्टोसिस के बारे में पता है, जो कि एक प्रोग्रामिंग सेल डेथ होती है, और एपोप्टोसिस में ये एक पर्टिकुलर पाथवे को शो करता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, जो स्टेप्स इस पूरे पाथवे को कंप्लीट करेगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे डायग्राम देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। ये एक जनरल इमेज है जो मैंने नेट से लिया हुआ है। इसी इमेज पे हम बात करेंगे और इस इमेज में मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताऊंगी कि किस तरीके से ये पाथवे जो है आपका काम कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इमेज आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है उसमें सबसे पहला स्टेप है डीएनए का। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे आपको, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सीवियर डीएनए डैमेज। तो होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में जो सेल होता है उसका जो डीएनए होता है वो पर्टिकुलर क्या हो जाता है, डैमेज्ड हो जाता है। अभी क्या है कि हेल्दी सेल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो सेल में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसके डीएनए डैमेज हो गए और वो डैमेज बहुत मेजर है, तो वो उस सेल को डैमेज कर सकता है या वो बॉडी को या बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो उस हिसाब से हमारा फर्स्ट स्टेप कहाँ से शुरू होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप शुरू होता है डीएनए के डैमेज से। तो फर्स्टली आपको देखने को मिल रहा है कि जो डीएनए है वो सेल में डैमेज हो चुका है, और उसके बाद डैमेज होने के बाद क्या हो रहा है कि आपका एपोप्टोटिक फैक्टर जो है, यानी प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर जो है, सेल के डीएनए के डैमेज होने से एक्टिवेट हो रहा है। ओके यानी सबसे पहले सेल में जो डीएनए है उसमें सीवियर डैमेज आपको देखने को मिल रहा है, और अगर सीवियर डैमेज देखने को मिल रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पे एपोप्टोसिस की बहुत ज़रूरत है, और क्योंकि वो डैमेज सीवियर हो गया है तो एक प्रोग्रामिंग करके सेल का डेथ होना बहुत ज़रूरी है, एपोप्टोसिस प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल में डीएनए के डैमेज होने की वजह से सेल एक सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका है, स्टेज में पहुंच चुका है, आप ये कह सकते हैं। तो अब ये जो पहला स्टेप जो मैं बता रही हूँ, इस स्टेप में आपको देखने को मिला डीएनए डैमेज हो गया, और यहीं पे एक चीज़ आपको देखने को ये भी मिल रहा है कि इनहिबिशन ऑफ एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स, मतलब यहाँ पे कुछ एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स भी काम करेंगे जो एपोप्टोसिस को होने नहीं देंगे। वो नहीं चाहेंगे कि हमारा एपोप्टोसिस हो, और एपोप्टोसिस का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सेल अगर डिफेक्टिव हो गया है, डैमेज हो गया है, तो वो आगे दूसरे फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो अभी ये एपोप्टोसिस की नीड बन रही है। तो फर्स्ट स्टेप में हमको देखने को मिला कि सेल्स के डीएनए सीवियर तरीके से डैमेज हो चुके हैं, और डैमेज होने के बाद अब वहाँ पे क्या देखने को मिलता है नेक्स्ट स्टेप में कि प्रोटीन्स जो होते हैं एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है,
और जब प्रोटीन्स एक्टिवेट होने लगते हैं तो वो प्रोटीन पर्टिकुलर क्यों एक्टिवेट हो रहे हैं? प्रोटीन एक्टिवेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो एपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे। लाइक अब प्रोटीन कौन? प्रोटीन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर कलर चेंज कर दूँ तो आप देख सकते हैं वैक्स, मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, जस्ट वेट, हाँ वैक्स एक प्रोटीन है और ये कब एक्टिवेट हो रहा है? जब हमारा पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि हमारा जो डीएनए है वो डैमेज हो चुका है और एंटी एपोप्टोटिक जो फैक्टर्स हैं वो उसको इनहिबिट कर रहे हैं एपोप्टोसिस को, और सेकंड स्टेप शुरू होता है कि इसके इनहिबिशन से हमारा पर्टिकुलर जो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स है, मतलब जो प्रोटीन्स है लाइक वैक्स, ये क्या हो रहा है? एक्टिवेट हो रहा है। अब वैक्स एक्टिवेट क्यों हो रहा है? इसके एक्टिवेशन से क्या हो सकता है? तो पर्टिकुलर ये जो प्रोटीन है वैक्स जो है ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनल्स में के मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करता है, जिसे हम छिद्र कहते हैं। तो इसकी जो कला होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन्स या वॉल्स कह सकते हो आप, इसमें पोर्स ये क्रिएट करता है कौन? प्रोटीन। और वो प्रोटीन कौन इन्वॉल्व है यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा? वैक्स, जो कि सेकेंड स्टेप को शो कर रहा है। तो वैक्स क्या करता है? जब वैक्स एक्टिवेट होता है तो वैक्स माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में पोर्स क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोक्रोम्स होते हैं, ये जो आप पॉइंटेड देख पा रहे हो, डॉट डॉट देख पा रहे हो इनर साइड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ये साइटोक्रोम सी है। ये क्या होता है? ये पर्टिकुलर साइटोक्रोम सी आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ओके, ये साइटोक्रोम सी जो होता है रिलीज होने लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से साइटोक्रोम सी जो है वो रिलीज हो रहा है। ओके, ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में देखा कि सेल के अंदर डीएनए सीवियर तरीके से डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो पर्टिकुलर एपोप्टोसिस की नीड बनी हुई है, एपोप्टोसिस का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारा जो एपोप्टोसिस फैक्टर यानी कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो सेकेंड स्टेप में जैसे लाइक वैक्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और वो वैक्स क्या कर रहा है थर्ड स्टेप में? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में होल्स पोर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड्स में जो साइटोक्रोम सी है वो रिलीज हो रहा है। ओके, सो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। यहाँ तक थर्ड स्टेप हो गया। आई होप कि थर्ड स्टेप तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ अब फोर्थ स्टेप में क्या देखने को मिल रहा है? फोर्थ स्टेप में देखने को मिल रहा है कि ये जो साइटोक्रोम सी है, ओके, ये जो साइटोक्रोम सी है जो कि थर्ड स्टेप में मैंने देखा रिलीज होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया से, ये साइटोक्रोम सी प्रोकैस्पेस 9 एंड जो है APAF1, ओके, इन दोनों के साथ बाइंड करके एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जो कि एक एपोप्टोसोम के फॉर्म में आपको नजर आएगा। सो पर्टिकुलर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि फोर्थ स्टेप में एक एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि थर्ड स्टेप में जो साइटोक्रोम सी रिलीज हुआ था वो प्रोकैस्पेस 9 और APF1 के साथ कंबाइन करके इसका फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। ओके, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप में देखने को मिलेगा कि ये जो एपोप्टोसोम प्रोटीन है ये लीड करेगा, यानी ये किसको लीड करेगा? ये एक्टिवेट करेगा प्रोकैस्पेस 9 को। तो ये अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फिफ्थ स्टेप की तरफ। तो फिफ्थ स्टेप में देखने को मिलेगा कि ये प्रोकैस्पेस 9 को एक्टिवेट करेगा कौन? एपोप्टोसोम। ओके, एंड देन आपको नेक्स्ट स्टेप यानी सिक्स स्टेप में देखने को मिलेगा कि ये प्रोकैस्पेस 9 टर्न करके फिर जो है एक्टिवेट करेगा कैस्पेस 9 को। सेवेंथ स्टेप में देखने को मिलेगा अब ये कैस्पेस 9 जो है ये एक्टिवेट करेगा, फर्दर ये एक्टिवेट हो जाएगा करके ये किसको एक्टिवेट करेगा? प्रोकैस्पेस 3 में, एंड देन प्रोकैस्पेस 3 कैस्पेस 3 में। नाउ हमारा एक प्री प्लान प्रोग्राम सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस फॉर्म करेगा। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म हमारा क्या हो जा रहा है? ये हमारा हो जा रहा है
मैकेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, राइट। और ये मैकेनिज्म आपका इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस को शो कर रहा है, क्योंकि जो हमारा पाथवे है एपोप्टोसिस का वो दो चीज़ों से चल रहा है, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। तो हम जो आज बात कर रहे हैं वो था इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में, जिसको मैंने एक शॉर्टकट व्यू में कुछ स्टेप्स में आपको समझाने की कोशिश की हुई है। इन कुछ स्टेप्स में ये पूरा पाथवे जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखोगे तो पहले स्टेप में मैंने क्या देखा, पहले स्टेप में देखा कि सेल में सीवियर डैमेज हुआ, डीएनए का सीवियर डैमेज हुआ, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस की नीड बनी हुई है। एंड देन इसके बाद सेकेंड स्टेप में देखने को मिला कि इसकी वजह से, डैमेज की वजह से जो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स, कुछ प्रोटीन लाइक वैक्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके पहले तक एपोप्टोसिस को रोकने के लिए कुछ इनहिबिशन वगैरह जो मतलब एंटी एपोप्टोटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो इनहिबिटर की तरह काम करते हैं कि एपोप्टोसिस का प्रोसेस ना हो पाए। लेकिन एपोप्टोसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या उसको होने के लिए स्टेप का होना ज़रूरी है। तो सेकेंड स्टेप में प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर जो एक्टिवेट हो जाते हैं, वैक्स, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर साइड में प्रेजेंट साइटोक्रोम सी को रिलीज करता है, और उसके लिए वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में पोर्स क्रिएट करता है। पोर्स क्रिएट करने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो साइटोक्रोम सी को रिलीज करती है। नाउ साइटोक्रोम सी क्या करता है, प्रोकैस्पेस 9 और APF1 के साथ कंबाइन करके एक प्रोटीन फॉर्म करता है जो कि है एपोप्टोसोम। ये एपोप्टोसोम फर्दर आगे एक्टिवेट होता है कैस्पेस 9 में, देन वो एक्टिवेट होता है प्रोकैस्पेस 3 में, वो एक्टिवेट होता है कैस्पेस 3 में, देन एपोप्टोसिस फॉर्म करता है। तो ये हमारा पूरा पाथवे था, इंट्रिंसिक पाथवे एपोप्टोसिस का। आई होप कि आपको आज का ये जो लेक्चर वीडियो था, ये सेशन वीडियो इस पाथवे के ऊपर समझ में आया। मैंने बहुत शॉर्टकट वे में समझाने की कोशिश की हुई है। तो फिर मिलेंगे, आज का ये सेशन मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ अपने चैनल के लिए, तो सिर्फ मैं यही कोशिश करती हूँ कि एक शॉर्ट नॉलेज आप तक पहुंचा सकूं। और ये टॉपिक MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं जो MSc और PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। फिर मिलेंगे अपने एक नए लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू।